नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर। और आज है 5 अगस्त। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। यदि आपको तरक्की करनी है, मतलब अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो कोई भी आवाज मतलब ज्यादा समाज को बताना नहीं है कि हम लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उससे आप लोगों के ऊपर स्वतः ही ऑटोमेटिक जो है वो एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। इसीलिए झूठी शान के जो परिंदे होते हैं वो ज्यादा फड़फड़ाते हैं। इसलिए आप हो बाज, आपकी उड़ान ऊंची है, लंबी उड़ान है, इसलिए आप लोगों को कोई आवाज नहीं करनी है। दूसरा मोटिवेशनल कोट खास तौर से आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे पसंदीदा स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तरकश का हर तीर जो है वो लक्ष्य को भेदने के लिए होना चाहिए। ये मानकर चलिए कि अगर आपने तीर जो है अपने तरकश में से छोड़ा है तो वो जाकर लक्ष्य को हिट करेगा, यदि आपने उसे पूरी मेहनत से और अपनी उम्मीदों से तैयार किया है तो आप जिंदगी में सफलता जरूर अर्जित करेंगे। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का बहुत ही बेहतरीन कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ में ही हमारी स्टडी ग्लोव्स की लर्निंग ऐप, स्टडी ग्लोव्स लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। और स्टडी ग्लोव्स 2.0 के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर की जो फीडबैक है उसको नहीं देते हैं कि सर आप जो है कुछ इंप्लीमेंट कीजिए, आप कैसा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाने के अंदर इंप्रूवमेंट कीजिए। लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल शांत है ना? तो इतना भी शांत नहीं रहिए, मेरे लिए तो कम से कम थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे आप पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है, तो वहां पर जाकर आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। यदि आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है तो आप लोगों को वो क्विज जरूर अटेम्प्ट करना है, देखना है कि टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। पहले क्वेश्चन के साथ में बड़ा ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, केटू पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है? तो रिसेंटली जो है वो कौन बन गए हैं? यहाँ पे शहरोज खासिफ जो हैं ये यहाँ पर सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ पर केटू मतलब गॉडविन ऑस्टिन का नाम लिया जा रहा है, जो कि विश्व में दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। जबकि सबसे बड़ी की हम लोग बात करें फर्स्ट नंबर पर, तो वो आती है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर स्थित है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आती है। उसके बाद केटू का नंबर आता है दूसरा। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बातें मैं आप लोग की हिमालय के बारे में बताने वाला हूं। यहां तक कि हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत के अंदर सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, कि इन्होंने 2 बार चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर। और हिमालय का जो ढाल है वो किस तरफ है वो भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये जो केटू पर्वत है, केटू जो चोटी है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय का है। देखिए कई क्वेश्चन हम लोग क्लियर यहां से करने वाले हैं। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। इसके बाद में अफ्रीका की, यदि हम लोग अफ्रीका की बात करें तो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की है। इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? वो है माउंट मैकिनले। नाम याद रखना, देनाली भी इसे कहते हैं, वो है माउंट मैकिनले। इसके साथ में साउथ अमेरिका की वो कौन सी है? वो है अकांकागुआ, एंडीज की है। इसके बाद में फिर आती है कौन सी? यूरोप की। यूरोप की कौन सी है? वो है एल्बुर्ज। एल्बुर्ज जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कैशुस्को। ठीक है। तो ये कुछ चोटियां जो है, पीक जो है हाईएस्ट, वो मैंने आप लोग को बता दी हैं। यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे कि जो शहरोज हैं ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और पाकिस्तान से इनका संबंध है। पाकिस्तान जो है वो 4 प्रांत के अंदर डिवाइड है। रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक नया प्रांत बनाने की बात चल रही है। सबसे पहला कौन सा प्रांत है? वो है पंजाब, फिर है सिंध,
उसके बाद में है बलूचिस्तान और फिर है खैबर पख्तून। तो ये जो पंजाब है इससे अलग करके एक नया राज्य दक्षिणी पंजाब जो है वो नया प्रांत बनाने की वहां पर कवायद चल रही है। हो सकता है कि कुछ समय में हमको नया प्रांत जो है, पांचवा प्रांत, वो देखने को मिले। हम लोग बात करते हैं केटू पर्वत की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस कैंप की। यहां पर देखिए बेस कैंप जो है वो 5000 मीटर के ऊपर है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो पर्वतारोही हैं वो बेस कैंप से ही वापस लौट आते हैं, लेकिन उसकी भी ऊंचाई 5000 मीटर है। फिर कैंप नंबर 1 जो है वो है 6000 मीटर के ऊपर। C2 कैंप 2 जो है वो है 6707 मीटर के ऊपर। उसके बाद में कई जो कैंप हैं, C3 है, C4 है। फिर यहां पे देखिए आप लोग K2 समिट जो है वो 8611 मीटर पर है। ठीक है, तो ये जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। देखिए कंफ्यूजन जो है मैं आप लोगों का वो दूर कर देता हूं। यहां पर आप लोग देखिए कि मेजर पीक्स हम लोग देख सकते हैं। हिमालय की यदि सबसे ऊंची चोटी को पूछा जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, जो कि नेपाल के अंदर स्थित है। उसके बाद में यहां पर आप लोग देखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है K2, जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और गॉडविन ऑस्टिन के जैसे आप लोगों ने कई सारे इनके ग्लेशियर सुने होंगे K2 के। यहां पर K2 जो है इसके अंदर नुब्रा घाटी भी स्थित है। और K2 को मतलब ट्रांस हिमालय जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्णगिरी भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर कंचनजंगा जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत के अंदर। जबकि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है K2। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा वापस से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है K2। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि K2 जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये जो हिमालय रेंजेस है इनका निर्माण कैसे हुआ है। यूरेशियन जो प्लेट थी इससे आकर टकराई थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जो भी यहां पर सेडिमेंट्स थे उनके फोल्ड के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। इसीलिए हिमालय को कहा जाता है फोल्डेड माउंट। और दिन ब दिन जो है वो इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की, क्योंकि ये न्यू फोल्डेड माउंट है। इसलिए रिसेंटली चाइना ने ये कहा था कि इसकी जो ऊंचाई है इसको मेजर किया जाएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई 8851 मीटर के आसपास बढ़ चुकी है। ठीक है, रिसेंटली आपको पता होगा कि चाइना ने ये अनाउंस किया था कि वो माउंट एवरेस्ट पर एक सेपरेशन लाइन भी बनाना चाहता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए हिमालय को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, फिर यहां पर देखिए ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो ये 3 पार्ट जो हैं ये तो है प्रॉपर हिमालय के, और ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय का। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को इन श्रेणियों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे लद्दाख है, जास्कर है, और यहाँ पे काराकोरम। तो काराकोरम को कृष्णगिरी भी, मैंने अभी बताया था आपको, कृष्णगिरी भी कहते हैं, जो कि मिडिल एशिया और साउथ एशिया के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, वाटर डिविडेंड का कार्य करती है, कौन सा, काराकोरम रेंज। तो ये तीनों जो हैं वो किसका है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये तीनों पार्ट जो हैं वो किसके हैं, हिमालय के। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कंचनजंगा की, वो ग्रेट हिमालय की सिक्किम के अंदर स्थित है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं सिक्किम के अंदर स्थित है, जो कि हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। आई होप आप लोग ये क्लासिफिकेशन को समझ चुके होंगे। देखिए समझना ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। यहां पर हिमालय का एक क्लासिफिकेशन और देखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर, या हम लोग कहें कि ये है हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन। आप लोगों को जब हिमालय समझना है तो आप लोगों को फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझना चाहिए। लेकिन जब भी प्रादेशिक विभाजन हम लोग करते हैं तो यहां पर देखिए नदियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ये क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। यहां पर सबसे पहले कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है, और फिर है सतलुज रिवर। इसके बीच में जो हिमालय आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पंजाब हिमालय। ठीक है, उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। इसके बाद में सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय आता है उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालय आता है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। फिर अगला है तिस्ता और दिहांग नदी।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र जिसको कहा जाता है, इसके बीच में आता है कौन सा, ये आता है असम हिमालय। तो 1 2 3 4 ये हो गए। यदि इसके ईस्ट टू वेस्ट क्रम को यदि ऑर्डर को सेट करने के लिए कहा जाए ईस्ट टू वेस्ट, तो असम, नेपाल, कुमाऊं और पंजाब हिमालय। याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि सतलुज और काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय का प्रदेश स्थित है। तो ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को प्रादेशिक विभाजन बता दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। चलिए यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो 19 साल के व्यक्ति हैं शहरोज काशिफ, उन्होंने रिसेंटली क्लाइम किया है किसको, K2 माउंटेन को। ठीक है, तो K2 माउंटेन को हम लोग क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये आप लोग जरूर याद रखना। और इनका जो संबंध है वो कहां से है, वो लाहौर से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, और इससे पहले साजिद सतपारा जो था, इनके नाम ये रिकॉर्ड था। और यहां पर ये जो सन है वो किसके थे, मोहम्मद अली सतपारा के। देखिए आप लोगों के मन में जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी कि पाकिस्तान की यदि हम लोग यंगेस्ट क्लाइंबर की बात कर रहे हैं तो भारत की क्यों नहीं बात कर रहे। तो यहां पे आप लोग देखिए कि भारत के सबसे यंगेस्ट जो हैं उनका नाम है मलवात पूर्णा। इनका जन्म जो है वो वर्ष 2000 का है, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था 2014 के अंदर। मतलब 14 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया था। उसके बाद किलिमंजारो को 2016 के अंदर, एल्बुर्ज जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है उसको 2017 के अंदर, फिर देखिए अकांकागुआ को 2019 के अंदर, फिर यहां पर देखिए 2019 में जो कार्ड्स एंड पिरामिड है, अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया था, वहां भी लिखा हुआ था 2019 में इसको भी फतह किया था। और विंसब मैसिफ जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं 2019 में इसको भी फतह किया था। लेकिन यदि हम लोग फीमेल कैटेगरी के अंदर देखें तो फीमेल कैटेगरी के अंदर शिवांगी पाठक जो है ये यंगेस्ट गर्ल हैं, वुमेन हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और इनका संबंध कहां से है, हिसार से है, हरियाणा से है। और ये इंस्पायर्ड किससे हैं, अरुणिमा सिन्हा। जानते हैं आप लोग अरुणिमा सिन्हा, शायद आई होप आप लोग जानते होंगे कि अरुणिमा सिन्हा जो है वो माउंट एवरेस्ट पर 2014 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली एम्प्यूटी मतलब दिव्यांग महिला है, जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मालवती पूर्णा जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 13 साल की उम्र में ये क्या है, यंगेस्ट जो है इंडियन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। गर्ल का नाम आप लोग देख ही रहे हैं, शिवांगी पाठक इनका नाम है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। जैसे फर्स्ट आईएएस कौन है जिन्होंने 2 बार इसको फतह किया है, वो है रविंद्र कुमार। संतोष यादव का नाम आप लोग जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है, फर्स्ट वुमेन टू समिट ट्वाइस। ठीक है, तो 2 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये तो अभी हम लोगों ने कर ही लिया है। ठीक है, उसके बाद में संतोष यादव वापस से जो है वो ये नाम आ गया है। ठीक है, यंगेस्ट वुमेन है। इसके बाद में बिछेंद्री पाल, इन्होंने कब, 1984, ठीक है, 1984 के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए हैं। अरुणिमा सिन्हा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2013 के अंदर इन्होंने यानी कि 1 लाख से इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो आप लोग सोच के देखिए कि क्या हौसला और क्या जज्बा इनके मन में रहा होगा माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए। और यहां पर हम लोग 3 दिन तैयारी करते हैं और चौथे दिन जो है वो हमारे प्लानिंग सारे फेल हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं। तो रिसेंटली जो है वो मिन ऑन्ग लैंग जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, मतलब अपॉइंट हुए हैं। खुद ने ही अपने आप को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। चलिए म्यांमार का घटनाक्रम जो है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बात है नवंबर की। नवंबर में क्या हुआ था कि इलेक्शंस हुए थे म्यांमार के अंदर, और वहां पर ये रूल है कि 25% सीट जो है वो वहां की मिलिट्री के लिए क्या रहती है, रिजर्व रहती है। अब जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो इनमें से सीटें जो थी वो काफी कम आई, 3 से 4% के आसपास ही आई। इसलिए मिलिट्री जो थी उन्होंने ये डिमांड की कि इसको वापस से क्या किया जाए, रिव्यू इसका किया जाए। और रिव्यू के लिए टाइम दे दिया 1 फरवरी 2021 का।
और ये कहा कि यदि 1 फरवरी 2021 तक इसको रिव्यू नहीं किया गया तो फिर म्यांमार के अंदर क्या होगा, सैनिक शासन लगा दिया जाएगा। और इसका रिव्यू नहीं किया गया और उसका नतीजा जो था, रिजल्ट, वो ये हुआ कि अभी तक जो है वो वहां पर कू लगा हुआ है, मतलब वहां पर जो है वो सैनिक शासन लगा हुआ है और उसकी अवधि 2 साल तक बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2 साल तक बढ़ाकर उसकी कर दी है 2023 तक। ठीक है, 2 साल जो है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि म्यांमार की जो प्रोफाइल है, एरिया यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ में ही यहाँ की करेंसी क्या है, कयात है, कैपिटल है नापिटाओ और 53 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, बर्मीज जो है ये यहाँ की लैंग्वेज है और रिलीजन जो है जो ज्यादा डोमिनेट करता है वो कौन सा है, बुद्धिज्म यहाँ का रिलीजन है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल जो क्रोनोलॉजी है उस पर ले जाने की कोशिश करता हूं। म्यांमार को जब इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम ब्रिटिश रूल तो 1948 के अंदर मिली थी और उस समय इसका नाम क्या था, बर्मा था, और फिर बाद में म्यांमार इसका नाम किया गया। लेकिन म्यांमार के इतिहास में यह पहली बार नहीं हुआ है कि वहां पर कू लगा है, सैनिक शासन लगा है। देखिए ये थोड़ा सा गंभीर विषय है इस चीज को समझने का, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जिस तरीके से म्यांमार के अंदर सैनिक शासन लगा है, क्या उसी तरीके से भारत में भी सैनिक शासन लग सकता है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के लिए जरूर तैयार रहना है। तो म्यांमार के अंदर 1962 के अंदर पहली बार मिलिट्री कू जो था वो लगा था। उसके बाद में मार्शल लॉ, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पढ़ते हैं मार्शल लॉ सैनिक शासन के बारे में, तो वो भी 1988-89 के अंदर लगा था। और यहां पर ये जो ईयर है 1990 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंग सान सू की एंट्री जो थी वो इसी समय 1990s के अंदर होती है और उसके बाद में इनको जेल में डाल दिया जाता है आंग सान सू की को, और 2010 के अंदर फिर वो क्या होती है, वो रिलीज होकर आती हैं। हाउस अरेस्ट जो था वो उनको कर लिया गया था और 20 साल के बाद उनको छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग को जरूर याद रखना है। ये हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी हम लोग यहां पर कवर करके चल रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग यहां पर आते हैं कि 2020 के अंदर जो था वो यहां पर इलेक्शंस हुए और 2021 के अंदर यहां पर मिलिट्री कू जो था वो अप्लाई हो गया और 1 फरवरी 2021 को ये कू जो था वो देखने को मिला। तो यहां पर आंग सान सू की जो है इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इसलिए नोबेल जो ट्रस्ट है उन्होंने ये पूछा कि आपने जिस चीज के लिए शांति का पीस प्राइज जो लिया है उसके तहत आपने फिर क्या काम किया। यहाँ पे सारा जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, इसीलिए इनसे जो पीस प्राइज है वो भी वापस लौटाने की बात कह दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो प्रधानमंत्री अभी बने हैं तो इन्होंने अपने आप को ही क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था म्यांमार का नया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये एक मिलिट्री डिक्टेटर है, मतलब मिलिट्री की सेना का वहां पर ये अध्यक्षता कर रहे थे। जैसे भारत के अंदर सेना की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जैसे थल सेना अध्यक्ष है, वायु सेना अध्यक्ष है और नौसेना अध्यक्ष है। ठीक है, तो इन कंबाइंड जो है इनकी प्रेसिडेंसी किनके पास में रहती है, वो रहती है प्रेसिडेंट के पास में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 6 महीने पहले जो था वो मिलिट्री कू जो था वो लगा दिया गया था। चलिए और जो है वो आप लोग के लिए नॉलेज है, आप लोग जरूर देखिएगा। इनका जन्म जो है वो 1956 के अंदर हुआ था और इतना जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि पहले जो राजधानी थी रंगून, उसको बाद में कन्वर्ट करके बेसिकली यंगून नाम था। ठीक है, जो है यंगून ये परफेक्ट नाम था, इसको बाद में कन्वर्ट करके नेपिटाओ कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। ठीक है, महिलाओं से नाम जो है वो मुझे सीधा अभी कनेक्ट करता है जो लखनऊ की घटना हुई है। महिला का जो बयान है उसको आप लोग अभी सुन सकते हैं कि वो कह रही है कि 100 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रही है उसका क्या। चलिए हम लोग कंसंट्रेट करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है। तो रिसेंटली यूलिमा रोजस जो है इनकी द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ट्रिपल जंप क्या होता है ये भी तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं हम लोग। लेकिन यहां पे देखिए कि इंडिया के लिए नीरज चोपड़ा जो हैं अपने ग्रुप के अंदर इन्होंने टॉप कर लिया है। इन्होंने अपने ग्रुप के अंदर टॉप कर लिया है, तो ये मान के चलिएगा
कि हो सकता है कि गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल जो है वो इंडिया की झोली में आ जाए। और 7 अगस्त को इनका मुकाबला जो है नीरज चोपड़ा का वो होने वाला है पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ में जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो जो है वो फेंकते हैं, ठीक है। जैवलिन थ्रो के एक खिलाड़ी और है हमारे पास में जिनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया, लेकिन वो किस में आते हैं, वो पैरा ओलंपिक के अंदर वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, तो उसमें जो एथलीट हैं, है ना, जो एथलीट है मिल्खा सिंह, वो पाकिस्तान के एथलीट के साथ में कंपीट करते हैं और पाकिस्तान में जाकर फिर अपना रिकॉर्ड कायम करते हैं और वहां पर फ्लाइंग सिख जो है उसके नाम से वो जाने जाते हैं। तो चलिए ट्रिपल जंप को आप लोग यहां पे देखिए कि 3 बार जंप इन्होंने यहां पे की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 जंप जो है वो यहां पे की है, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रिपल जंप। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यूलिमा रोजर्स जो हैं इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है और गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। चलिए वेनेजुएला जो है इस कंट्री से इनका संबंध है और वेनेजुएला को ओपेक का पार्टिसिपेटिंग कंट्री जो है वो भी कहा जाता है और वेनेजुएला के अंदर ही विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जिसको कहा जाता है एंजिल वाटरफॉल, वो भी कोरू नदी के ऊपर स्थित है। तो कोरू नदी के ऊपर स्थित है एंजिल वाटरफॉल और ये जो है इसकी हाइट वो है 967 मीटर। तो इसको आप लोग थोड़ा जरूर करेक्ट कीजिएगा कि एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन 967 है, ऐसा कुछ है, तो इसके आसपास इसकी हाइट है। तो वेनेजुएला देश के अंदर ये स्थित है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि वुमेन्स ट्रिपल जंप के अंदर टोक्यो 2020 में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 बार जो है वो विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। 2016 के अंदर रियो जो ओलंपिक हुए थे वहां पर भी इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, हाल ही में किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा? तो ऐसा बेहतरीन काम जो है वो यूएई ही कर सकता है, क्योंकि गोल्डन वीजा जो है वो थोक के भाव यूएई कई देशों के नागरिकों को बांट रहा है, क्योंकि यूएई जो है वो टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करना चाहता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज गोल्डन वीजा। तो गोल्डन वीजा का मींस ये है कि जितने भी दूसरे कंट्रीज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, फेमस जो पर्सनैलिटीज हैं, उनको गोल्डन वीजा प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे उनसे प्रभावित होकर दूसरे जो व्यक्ति हैं वो उनके देश में एज ए टूरिस्ट बनकर आए। और गोल्डन वीजा का मींस है कि 10 वर्ष तक बिना किसी वीजा के वो व्यक्ति वहां पर रह सकता है और वहां पर अपनी फैमिली के साथ आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो यूएई ने जो है वो ये अनाउंस किया है कि डॉक्टर मतलब फ्रंट लाइन वर्कर थे कोविड के अंदर, सबसे मेन रोल ही इनका था और इनके लिए बहुत ही बेहतरीन गोल्डन वीजा जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है यूएई के द्वारा। और यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यूएई जो है वो गोल्डन वीजा प्रोवाइड कराएगा टू द डॉक्टर्स, ठीक है। और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो या फिर रूरल और दुबई कह लो, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्ताम, जो है इनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है। चलिए यहाँ पर 10 साल का जो है वो रेजिडेंसी वीजा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है फॉर जॉब्स, रेजिडेंस एंड स्टडीज ऑन द ग्लोबल स्टेज, ठीक है। तो जॉब्स के लिए, रेजिडेंस के लिए और स्टडीज के लिए गोल्डन वीजा जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे भारत के अंदर भी एक स्टूडेंट थे जिनको गोल्डन वीजा वहां पर प्रोवाइड कराया गया था। तो कोरोना पैंडेमिक के अंदर जिन डॉक्टर्स ने बेहतरीन काम किया था, तो उनको गोल्डन वीजा जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा यूएई के द्वारा। यहां पर हम लोग लोकेशन देख सकते हैं, ये है यूएई कंट्री और यूएई जो है वो वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। यहां पर है ओमान और ऊपर है ईरान। ईरान और ओमान के बीच में जो जल संधि है, वाटर स्ट्रीट है, उसका नाम है कौन सा, वो है हारमुज, ठीक है। हारमुज वाटर स्टेट है। यूएई की कैपिटल आप लोग देख सकते हैं दुबई है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन काफी बेहतरीन बन सकता है। रिसेंटली आपको पता होगा कि संजय दत्त जो है इनको भी गोल्डन वीजा क्या किया गया था, प्रोवाइड कराया गया था यूएई के द्वारा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस पावर स्टेशन ने 1 महीने में अधिक से अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है इनके द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और यहां पर हम लोग लोकेशन देख सकते हैं कि हिमाचल के शिमला के अंदर स्थित है नाथपा झाकरी पावर स्टेशन, ठीक है।
हिमाचल की कैपिटल क्या है? हिमाचल की कैपिटल है शिमला, और यहाँ पर धर्मशाला जो है ये भी इसकी कैपिटल है। धर्मशाला कैपिटल है कैसे? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 1959 के अंदर जब दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासित कर दिया गया था, वहां से बाहर निकाल दिया गया था चाइना के द्वारा, तो फिर इन्होंने 10,000 जो बौद्ध भिक्षु थे उनके साथ में आकर धर्मशाला के अंदर ही शरण ली थी। यहां पर आप लोग हिमाचल प्रदेश का मैप देख सकते हैं, और ये है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है वो भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती है, और इस पर सबसे एंड में आप लोग देख रहे हैं, सबसे लास्ट में ये है कौन सी? नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और भी कई सारी पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन हम आज बात करना चाहेंगे नाथपा झाकरी की। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस रिवर सिस्टम को समझते हैं। जैसे इंडस रिवर, इसका ओरिजिन जो है वो भारत के बाहर से है, और यहाँ पर चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है, यहां से सतलुज नदी जो है इसका ओरिजिनेट होता है। दोनों का ग्लेशियर जो है वो सेम ही है, और दोनों ही भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती हैं। झेलम एक ऐसी रिवर है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। यहां पर हम लोग को समझने की जरूरत है कि दो रिवर के बीच में जो स्थान होता है उसको कहा जाता है दोआब। जैसे इंडस और झेलम के बीच में जो दोआब है उसको कहा जाता है सिंधु दोआब। फिर चेनाब और झेलम के बीच में जो है वो है कौन सा? चाच दोआब। फिर चेनाब और आप लोग देख सकते हैं रावी के बीच में वो है रेचना दोआब। फिर रावी और ब्यास के बीच में वो कौन सा है? वो है रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब। ठीक है, वो है बारी दोआब। इसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पे देखिए सतलुज जो है, यहाँ पर ये कौन सा है? सतलुज दोआब। तो यहाँ पे ये जो दोआब है इनको नॉर्थ टू साउथ जो है ये भी क्रम जमाना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया है वो एक दिन के अंदर 1216.56 मिलियन यूनिट जो है वो प्रोड्यूस की गई है, जनरेट की गई है इस पावर स्टेशन के अंदर, जिसने पहला रिकॉर्ड 212.10 का जो मिलियन यूनिट्स का रिकॉर्ड है उसको इन्होंने क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय शहर को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2022 में स्थान दिया गया है? तो मुंबई और बेंगलोर जो है इनको ये स्थान दिया गया है। क्यूएस का मींस है बेस्ट सिटीज, मतलब स्टूडेंट जो है वो किस चीज को देखेंगे कि उनके स्टडीज कहां पे होती हैं, उनके लिए रहने के लिए कौन सी अच्छी जगह है, कौन सी अच्छी सिटीज है। तो मुंबई और बेंगलोर जो है इनको इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मुंबई को रैंक मिली है वो है 52nd रैंक, और कर्नाटका को जो रैंक मिली है वो कौन सी है? 7th रैंक है। मतलब बेंगलोर को जो रैंक मिली है वो कौन सी है? 7th रैंक है। और यहां पर ये चीज आइडेंटिफाई करती है कि मुंबई और बेंगलोर के अंदर स्टूडेंट्स के रहने के लिए और यहां पर पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो रहने के लिए और पढ़ाई करने के लिए एनवायरनमेंट जो है वो बेस्ट है, और ये जो है वो एनुअल रैंकिंग यहां पर जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि केंद्र सरकार ने रणनीतिक विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, तो तेल सार्वजनिक जो उपक्रम है पीएसयू जो है इनके लिए कितनी एफडीआई की अनुमति दी है? तो 100% एफडीआई जो है इसकी अनुमति यहां पर मिल चुकी है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करनी है, कोई कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, तो कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक लैंड जो है वो वहां पे एक्वायर करनी होगी, इसके साथ में एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ेगा, कई इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है एफडीआई। और जो इंस्टीट्यूशनल मतलब जो फाइनेंशियल होते हैं, जैसे बीमा सेक्टर के अंदर आ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि एफआईआई उसको कहा जाता है। तो रिसेंटली जो है वो 100% यहां पर एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर 26% एफडीआई की अनुमति है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 49% की है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 100% जो है वो अनुमति मिल सकती है। फिर टी प्लांटेशन देखिए 100% है। फिर यहाँ पे देखिए, अब ये जो देखिए आप लोग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसको 49 से इंक्रीज करके अब कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। तो हो सकता है कि एक आध आंकड़ा जो है वो कुछ ऐसा हो जिसको इंक्रीज कर दिया गया हो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे एसेट्स जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें 100% है,
फिर है कोरियर सर्विस के अंदर वो भी क्या है 100% है, टेलीकॉम के अंदर 100% है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखना। अब यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई। तो सबसे पहले ये जो मैंने बताया कि आपको कि एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तभी उसके रिजल्ट जो है वो सामने निकल कर आएंगे, जबकि एफआईआई जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ में ही यहां पर जो है वो फिजिकल एसेट्स को ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि एफआईआई के अंदर फाइनेंशियल एसेट जो है उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे आप लोग देखिए इंक्रीज एंटरप्राइजेस कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी और चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल। तो यहां पर जो डेफिनेशंस हैं वो काफी क्लियर हैं, आप लोग को एग्जाम में लिखने में काफी मदद मिलेगी। तो यहां पे आप लोग 6 पॉइंट को देखिए। एंट्री एंड एग्जिट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे आ रहा है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर एग्जिट जो है, एंट्री और एग्जिट, वो काफी रिलेटिवली इजी होती है। तो आप लोग जो है वो एफडीआई और एफआईआई के अंदर थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस करना सीख गए होंगे। चलिए, ये जो डिपार्टमेंट है ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो आप लोग इसको ऐसे समझिए कि एफडीआई क्या भारत के लिए अच्छा है? देखिए, आप लोग एग्जाम देते हैं तो हर पहलू पे आप लोगों को गौर करने की जरूरत है कि एफडीआई क्या भारत के लिए अच्छा है। तो मैं आप लोगों को 1991 का जो सिनेरियो है वो बताना चाहता हूं कि 1991 से पहले हमारा जो मार्केट था वो बिल्कुल क्लोज मार्केट था। ठीक है, तो क्लोज मार्केट में ना तो हम लोग क्या कर पा रहे थे, बाहर के देशों से इंपोर्ट कर पा रहे थे, और ना ही बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। क्लोज इकोनॉमी हमारी बन गई थी। लेकिन 1991 में जब प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट वो संभालते थे, तो उन्होंने क्या किया था, इस क्लोज इकोनॉमी को कन्वर्ट कर दिया था ओपन इकोनॉमी के अंदर। और ओपन इकोनॉमी का वैल्यू ये कहता है कि आप लोग एफडीआई और एफआईआई जो है इसको अलाउ करिए, जिसके तहत क्या हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि डीपीआईआईटी जो है ये इस डिपार्टमेंट को क्या करता है, कॉर्पोरेट करता है। यहां पे आप लोगों के लिए एक चीज और है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वहां पर 52.98% स्टेक जो है वो भी क्या किए जा चुके हैं, वो सेल किए जा चुके हैं। एस्टेब्लिश किया गया था इस डिपार्टमेंट को ईयर 1995 के अंदर और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसको ईयर 2000 के अंदर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर समझना। इसको पहले कहा जाता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड वाज रीनेम्ड एज डीपीआईआईटी। तो डीपीआईआईटी का पहला नाम जो था वो क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन वो भी बेहतरीन है। 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पी वेंकैया की कौन सी जयंती जो है वो मनाई गई है? तो रिसेंटली जो है वो 145वीं जयंती मनाई गई है। देखिए, पी वेंकैया जो है वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश जो है इनसे इनका संबंध है। यदि हम लोग बात करें स्टेट की, तो आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। और 2 अगस्त 1876 को, 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर ही, और इन्होंने 1921 में इस डिजाइन को तैयार किया था। लेकिन ये जो डिजाइन है ये शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। ये जो अभी आप लोग को दिख रहा है ना 1947 के अंदर कि ऊपर जो है ये जो ट्राई कलर आपको दिख रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हिंदू मुस्लिम जो हैं, यानी कि सभी कम्युनिटी को यहाँ पे तवज्जो दी गई थी 1906 के अंदर। 1907 के अंदर फिर जो था वो यहाँ पे हल्का सा इसमें चेंजेस किया गया, और 1907 का ही वो समय था जब भारत के बाहर, मतलब जर्मनी के अंदर तिरंगे को फहराया गया था। याद रखना, तिरंगे को जर्मनी के अंदर सबसे पहले फहराया गया था। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और जो था वो चेंजेस आए 1917 के अंदर। 1921 में देख सकते हैं हम लोग, चरखा जो है उसने यहाँ पे जगह ले ली है। 1931 में ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्राई कलर, ये पी वेंकैया के द्वारा ये ही निर्मित किया गया था। लेकिन बाद में इसकी जगह जो है वो किसने ले ली, चक्र ने ले ली। और 1947 का ये जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो है ये फ्लैग, इसको 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसका जो अनुपात है, रेशो जो है वो 3:2
2 के अंदर होता है, तो केसरिया हो गया, फिर हो गया सफेद और फिर हो गया ग्रीन। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं देख लूंगा कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। आंध्र प्रदेश का जन्म जो है वो इनका होना चाहिए। ठीक है, तो 1921 के अंदर इन्होंने इस डिजाइन को क्या किया था, तैयार किया था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारनाथ के स्तंभ के अंदर जो पिलर है, पिलर से क्या लिया गया है, चक्र लिया गया है, और इस चक्र को कहा जाता है न्याय का प्रतीक। इसको कहा जाता है, ये होता है न्याय का प्रतीक। और इसके अंदर कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। चलिए, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, यानी कि ओलंपिक की जो बेहतरीन स्टोरीज जो हैं उनको यहां पर शामिल किया गया है। तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो बुक के जो ऑथर हैं वो है लुसियानो वेरनिक जो हैं, ये इसके ऑथर हैं। तो ओलंपिक की कई सारी स्टोरीज इसके अंदर शामिल की गई है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ एक बुक्स और बताता हूं, जैसे द लाइट ऑफ एशिया। आप लोग को पता होगा कि द लाइट ऑफ एशिया जो है ये किसकी बुक है, जयराम रमेश की बुक है। याद रखना, जयराम रमेश जो है इनकी बुक है। फिर एक और बुक है द ग्रेट बिग लॉयन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, द ग्रेट बिग लॉयन। और ये जो बुक है वो किसकी है, ये बुक है क्रिसिस नाइट की, द ग्रेट बिग लॉयन। ठीक है, द ग्रेट बिग लॉयन जो है वो किसकी है, क्रिसिस नाइट की बुक है। तो ये कुछ एक बुक्स हैं वो आप लोग जरूर याद रखना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बुक है वो कई स्टोरीज को अपने अंदर समेटे हुई है, और ये 15 लैंग्वेजेस के अंदर इसको शामिल किया गया है। हल्दीबाड़ी चिल्हाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच में फिर से शुरू हुआ है, यानी कि 52 साल के बाद में फिर से शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये इसको वापस से शुरू किया गया है। 1 अगस्त 2021 को क्या किया गया है, इसको वापस से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो 52 साल नहीं, यहाँ पे लगभग 56 साल हो चुके हैं। तो 56 साल के बाद में इसे वापस से शुरू किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश जो हैं वो सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ढाका है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो कौन सी है, टका है। शेख हसीना यहाँ की क्या है, वो है प्रधानमंत्री, और अब्दुल्ला हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 अगस्त को क्या किया गया है, ये वापस से रीओपन किया गया है, रिस्टोर इसको किया गया है। हल्दीबारी ये जो स्टेशन है वो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है, और ये जो है चिल्हाहाटी ये कहां पर स्थित है, बांग्लादेश के अंदर स्थित है। चलिए ये मैं आप लोग को बता चुका हूं। यहाँ पे आप लोग देखिए कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। फिर उसको कहा जाता है ये जो ब्रह्मपुत्र आती है इसको क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और मेघना के रूप में क्या गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर ये गिर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है। तो यहाँ पर 2 एजेंसियां हैं, एक तो है इसरो और एक है नासा। अब ये समझौता क्यों किया गया है वो आप लोग समझिए। तो निसार की फुल फॉर्म आप लोग देखिए, निसार के अंदर एन का मीन्स है नासा, फिर है इसरो, और फिर यहां पर सार का मीन्स आप लोग देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है सिंथेटिक एपरेचर रडार जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये अर्थ सरफेस की जो भी चेंजेस आ रहे हैं अर्थ सरफेस के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, या फिर कोई वॉल्केनो इरप्शन होने वाला है, तो उसकी जानकारी जो है वो विथ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के साथ में ये प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस मिशन को 2023 के अंदर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो भुवनेश्वर बन चुका है। तो पहले भी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया है, मैं वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि 100% जो है वो भुवनेश्वर ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि सभी को क्या कर दिया है, यहाँ पे वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो आप लोगों को पता होगा कि भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि विश्व का पहला देश ऐसा कौन सा है जिसने अपने सभी नागरिकों को वैक्सीनेट कर दिया है। ठीक है, चलिए 7वें कॉनकेकैफ गोल्ड कप जो है इसका खिताब किस टीम ने जीता है। तो रिसेंटली फुटबॉल का ये कप है और अमेरिका के द्वारा इस कप को जीता गया है। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि द अमेरिकन टीम वॉन 1-0 ओवर मैक्सिको। तो मैक्सिको के खिलाफ जो है मैच खेला गया था और उसको किसने जीता है, अमेरिका ने इसको जीत लिया है। निकोल पोशिनयान
किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तो आर्मेनिया के रिसेंटली ये वापस से क्या बन चुके हैं, फिर से ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आर्मेनिया की लोकेशन आप लोग देखिए कि कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी से जब हम लोग लेफ्ट साइड में चलेंगे तो यहां पर जो है ये आप लोग देखिए कि स्थित है कौन सा, आर्मेनिया। तो दो कंट्रीज हैं, एक तो है टर्की और दूसरा है रशिया, जो कि एशिया और यूरोप दोनों के अंदर काउंट किया जाता है। तो टर्की का ये वाला पार्ट जो है वो किस में काउंट होता है, यूरोप के अंदर, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में काउंट होता है, एशिया के अंदर काउंट होता है। विश्व की सबसे खारी झील जो है वॉन झील, वो भी कहां पर स्थित है, टर्की के अंदर स्थित है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं ये है आर्मेनिया की लोकेशन। नेबरिंग कंट्रीज देखिए, जॉर्जिया है, टर्की है, ईरान है, ठीक है, अजरबैजान है, रशिया है, ये इसके क्या है, नेबरिंग कंट्रीज हैं। चलिए हम लोग इनके बारे में देखिए तो ये क्या रहे हैं, आर्मेनियन पॉलिटिशियन रहे हैं, और इतना कुछ हमको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग यदि प्रधानमंत्री का नाम और ज्योग्राफिकल लोकेशन भी याद रखेंगे तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। हाल ही में खबरों में रहा कुवेम्पु पुरस्कार निम्न में से किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार है वो किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है, सी आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ राइटर्स इन एनी लैंग्वेज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो केवल 14 लैंग्वेजेस का वहां पर उल्लेख था। तो इसके बाद में हमने एक लैंग्वेज और जोड़ी, सिंधी, इसके बाद में जोड़ी, फिर हमने 3 लैंग्वेजेस जो थी उनको फिर और ऐड किया, और इसके बाद में 4 लैंग्वेजेस जो हैं इनको हमने ऐड किया। तो ये कितनी बन गई टोटल, ये 22 लैंग्वेज जो है वो यहां पर बन गई हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी लैंग्वेजेस हैं और इनका उल्लेख कहां पर किया गया है, 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पर इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पहली जो जोड़ी गई थी वो सिंधी लैंग्वेज थी, उसके बाद में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 लैंग्वेज जो है वो बाद में जोड़ी गई थी 2002 के अंदर। चलिए बड़े हम लोग आगे, तो ये जो है कुवेम्पु नेशनल अवार्ड जो है 2020, ये किसको दिया गया है, ओडिशा के जो पोइट हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जो हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि किसके याद में दिया जाता है, मेमोरी ऑफ जो पोइट हैं, यानी कि इनका देहांत हो चुका है, इनके याद में मेमोरीज के अंदर दिया जाता है। नाम क्या है, कुवेम्पु, इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। एक सिल्वर मेडल दिया जाता है, इसके साथ में एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है, और 5 लाख का पुरस्कार जो है वो भी दिया जाता है। तो इनका जन्म जो है डॉक्टर पांडा का, इनका 1944 के अंदर जन्म हुआ था। 16 जो कविताएं हैं वो इन्होंने लिखी है, एक नॉवेल जो है वो लिखी है, और बेसिकली उड़िया लैंग्वेज की क्या है, राइटर हैं। इनको 2010 के अंदर गंगाधर नेशनल अवार्ड जो है वो मिल चुका है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 के अंदर ये भी मिल चुका है, और इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था 1992 के अंदर। चलिए 4 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सीजीए जो है वो दीपक दास को बनाया गया है। पहला वाणिज्यिक उपग्रह यूटिलाइट सेट क्वांटम है। इसके साथ में ई रूपी को लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, और यहां पर प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार जो है वो आनंद राधा कृष्णन को दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव जो है वो आशुतोष शर्मा बने हैं। रिसेंटली गोरक्षा के लिए टास्क फोर्स जो है वो हरियाणा ने बनाई है, और कोविड-19 के अंदर जो पत्रकार की देहांत हुआ है उनके लिए 10 लाख रुपए की मदद जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, तो 31 अगस्त तक कर दिया गया है। कथरीन सुरंग का एक छोर खोलने का निर्देश दिया गया है, तो कहां पर स्थित है, ये केरल के अंदर स्थित है। ऑर्किड संरक्षण केंद्र जो है इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के अंदर। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड के पारित होने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 4 से 6 हो गई है। एथलीट गोल्ड मेडल मेडलिस्ट ये रह चुकी हैं। 105 वर्ष की उम्र में देहांत हो चुका है, वो है मान कौर। 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन टीका जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, वो है यूएई के द्वारा। आपातकाल को म्यांमार में जो आपातकाल है उसको कब तक के लिए, 2 साल के लिए, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो नए जो तेल भंडार हैं भारत के अंदर वो 2 बनाए गए हैं। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार के द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो वो है असम गवर्नमेंट। और ये है आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन कि टेनिस के किस दिग्गज खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से इनकार कर दिया है। ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है, तो आंसर देना मत भूलिएगा।
आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप लोग को विद आंसर्स अवेलेबल करा दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उसका क्विज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहां पर जाकर आप लोगों को अटेम्प्ट जरूर करना है और साथ में ज्वाइन जरूर करना है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग को ज्वाइन जरूर करना है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।